दो ब्रांचेस डिवाइड होकर के दे दी, ऑन दोज टू ब्रांचेस अब उस पेरेंट आर्टरी का कह सकते हैं आइडेंटिटी खत्म हो गई, एंड दीज सब ब्रांचेस दे आर कंटिन्यूइंग, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक आर्टरी चल रही है, उसकी आइडेंटिटी चल रही है और वो कुछ ब्रांचेस देती जाती है, अभी भी वो आर्टरी चल रही है, उसकी ब्रांचेस निकलती जाती हैं। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम पोजीशन, एट अ पर्टिकुलर लैंडमार्क, एक आर्टरी का नाम बदल जाता है, अब वो आर्टरी दूसरी नाम से जानी जाती है उस पर्टिकुलर लैंडमार्क के बियॉन्ड। जैसे आपने एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी तो इसके ओरिजिन में पढ़ा होगा कि आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, अब देख रहे हैं आप ये फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब के ऊपर से क्रॉस कर रही है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी उसके भी आप पढ़ेंगे, हेड एंड नेक पढ़ेंगे, उसकी भी अपनी ब्रांचेस हैं, पार्ट्स हैं। एनी हाउ व्हेन इट क्रॉसेस द first rib at the outer border of first rib it becomes axillary artery, और अब वो एक्जिला में है और एक्जिला में क्रॉस करती है, वो कई ब्रांचेस देती है, एंड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर इट बिकम्स ब्रेकियल आर्टरी। तो आर्टरी सेम चल रही है, हार्ट से निकली है, कुछ कुछ ब्रांचेस हुई, सबक्लेवियन आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के बियॉन्ड बन गई एक्सिलरी आर्टरी, और एक मसल है टीरीस मेजर, उसके लोअर बॉर्डर के बियॉन्ड वो बन गई ब्रेकियल आर्टरी। तो ये जरा स्पेसिफिक आपको ओरिजिन और टर्मिनेशन याद रखना है और इसको बताना है कि कहाँ तक सबक्लेवियन है, कहाँ से एक्सिलरी स्टार्ट है। तो ओरिजिन इज आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब एंड टर्मिनेशन इज लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीस मेजर मसल। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, टीरीस मेजर भी मसल है, माइनर भी है, पेक्टोरलिस मेजर भी है, माइनर भी है, सो वी हैव टू स्पेसिफिकली रिमेंबर, ट्राई टू मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड कि कौन सी मसल स्पेसिफिकली है कहाँ पर। जो मेजर माइनर वाले नाम है जरा इसको क्लियरली समझना है, याद रखना है। सो ये हो गया इसका ओरिजिन टर्मिनेशन। और इसकी अगर हम बात करें, दिस पेक्टोरलिस माइनर मसल इज क्रॉसिंग द मसल फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट, क्रॉसिंग द वेसल, सॉरी, सो एक्सिलरी आर्टरी को एंटीरियरली उसके क्रॉस करती है या रिलेटेड है। सो व्हाट हैपेंस, दिस because of the presence of this pectoralis minor muscle, axillary artery is said to be divided into three parts। मतलब हम उसको आर्बिट्ररी डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं उसके डिविजन्स हो गए, वो है अपनी जगह आर्टरी, लेकिन हम उसको पढ़ने के लिए ऐसा कह लेते हैं कि इसके तीन पार्ट्स हैं। इससे फिर पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। कोई पैथोलॉजी होगी तो आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि इस आर्टरी का फर्स्ट पार्ट इन्वॉल्व है, या सेकेंड पार्ट इन्वॉल्व है, या थर्ड पार्ट इन्वॉल्व है, या सेकेंड पार्ट कॉम्प्रेस हो रहा है, या थर्ड पार्ट में एन्यूरिज्म है। सो कोई भी पैथोलॉजी होती है या हम कोई पार्ट डिस्कस करना चाहते हैं तो इसलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। ये आर्टरी डिवाइड नहीं हो रही है, जस्ट द आर्टरी हैज बीन, पार्ट्स ऑफ आर्टरी हैज बीन गिवन थ्री डिफरेंट नेम्स। वन पार्ट, पार्ट वन, इज द पार्ट प्रॉक्सिमल टू द पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर से प्रॉक्सिमल जो पार्ट था, या हम एनाटॉमिकल पोजीशन में कह सकते हैं कि सुपीरियर जो पार्ट था, सुपीरियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सिमल ज्यादा अच्छा वर्ड है, जहां से ओरिजिन हुआ है वहां से लेकर के अप टू द पेक्टोरलिस माइनर, प्रॉक्सिमल टू पेक्टोरलिस माइनर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। डीप टू द पेक्टोरलिस माइनर, या हम उसको पोस्टीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर भी कह सकते हैं, दैट इज द सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज डिस्टल टू द पेक्टोरलिस माइनर, और या हम उसको इंफीरियर भी बोल सकते हैं। सो डिस्टल टू द पेक्टोरलिस माइनर इज द थर्ड पार्ट। अब क्लासिकली इनकी 6 ब्रांचेस हैं, फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच, सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस, तो इजी टू रिमेंबर है। फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, उसका कोर्स कहाँ कहाँ है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, सप्लाई भी आपको बुक्स में मिलेगी, अच्छा है पढ़ना, बट आर्टीरियल सप्लाई से ज़्यादा नर्व सप्लाई में हम इंटरेस्टेड रहते हैं। आर्टीरियल सप्लाई में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सर्जन्स का, प्लास्टिक सर्जन्स का, कि जब वो फ्लैप मूव करते हैं तो जब फ्लैप मूव होता है तो उसके सर्वाइवल के लिए वेस्कुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है, कि वो जहाँ नई जगह पहुँचा है मूव करके, कई बार हमें मस्कुलर डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए फ्लैप्स मूव करने पड़ते हैं एडजेसेंट पार्ट से, कभी कभी दूर के पार्ट से भी। तो वस्कुलरिटी पे डिपेंड करता है वो ग्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाएगा या कभी कभी वो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है, या फिर वो नरिशमेंट नहीं हो पाता है, दैट इट डाइज आउट। सो फॉर सस्टेनेंस ऑफ ग्राफ्ट
वस्कुलरिटी इंपॉर्टेंट होती है ग्राफ्ट मस्कुलर टिश्यू के लिए, वहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वस्कुलरिटी को जानना। लेकिन इन जनरल हम मसल की आर्टीरियल सप्लाई से ज़्यादा नर्व सप्लाई में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि आर्टीरियल सप्लाई तो कई जगह से आती है, लेकिन नर्व जो है अगर वो इंजर हो जाएगी देन द मसल विल बी पैरालाइज्ड एंड द एक्शन विल बी लॉस्ट। सो इसलिए वी आर मोर कंसर्न अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ अ मसल। फिर भी आप आर्टेरियल सप्लाई की रीडिंग पे लगा लीजिएगा कि सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है। इसी तरह सेकेंड पार्ट की एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी या थोरेको एक्रोमियल आर्टरी भी कहते हैं उसको, दोनों नाम है उसके। एक्रोमियल रीजन में भी थोरेसिक रीजन में, दोनों में सप्लाई कर रही है। देन द लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ये भी सेकेंड पार्ट से है। और थर्ड पार्ट से एक है सब स्कैपुलर आर्टरी एंड टू आर्टरीज विच आर सराउंडिंग द ह्यूमरस, इसलिए उनका नाम है सर्कमफ्लेक्स। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी नेक ऑफ ह्यूमरस के एंटी एस्पेक्ट से पास करती है, एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो नेक ऑफ ह्यूमरस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से पास करती है। तो इस तरह से 6 ब्रांचेस हो जाती हैं। इनमें से कुछ के रिलेटेड वेन्स भी हैं, कभी कभी सबके रिलेटेड भी वेन्स होती हैं सेम नेम की सेम एरिया में। तो इस तरह से हाँ बोलो बेटा। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है सर, ये एक्सिलरी आर्टरी के सुपीरियर है, मतलब पोस्टीरियर या एंटीरियर है? देखो ये डायग्राम जो दिख रहा है ये एंटीरियर व्यू आप देख रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में हमने पेक्टोरलिस मेजर मसल हटा दी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी सी होती है, स्टर्नम पे अटैच है, क्लैविकल पे अटैच है और ह्यूमरस पे आके अटैच हो रही है। हमने उसको काट के हटा दिया है, स्किन हटा दी है, फेशिया हटा दी है, और हमने पेक्टोरलिस मेजर मसल को हटा दिया है। अब हम एंटीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं, ठीक है। ये जो व्यू है ये एंटीरियर व्यू है, हम आगे से देख रहे हैं। आपको दिख रहा है कि आर्टरी के आगे से एंटीरियर एस्पेक्ट से क्रॉस करके पेक्टोरलिस माइनर जा रही है, और जाहिर सी बात है उसका डायरेक्शन क्या है, मीडियल से रिब्स पे अटैच है, लैटरल जाके कोराकोइड प्रोसेस पे, तो सुपेरो लैटरल डायरेक्शन है एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अपवर्ड्स भी जा रही है और मीडियल से लैटरल भी जा रही है, तो सुपेरो लैटरल डायरेक्शन है पेक्टोरलिस माइनर्स का, अपवर्ड्स एंड लैटरली। तो इस in any circumstance it is passing anterior to the artery behind है, मसल एंटीरियर है, ठीक है। सर हाँ, सो ये था थोड़ा ओवरव्यू आपको एक्सिला एज अ स्पेस के बारे में, एक्सिलरी आर्टरी और वेन के बारे में। वेन सारी वेन और उसको ट्रिब्यूटरीज एक्सिलरी आर्टरी के सेम नाम जैसी नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी हैं। एक बड़ी सी सेफेलिक वेन आती है, बेसिलिक वेन आती है, ये दो बड़ी वेन्स आम में बनती हैं, एंड दे बेसिलिक वेन का कॉन्टिन्यूएशन है एक्सिलरी वेन, उसी में सेफेलिक वेन भी कर जाती है। तो ये सब चीज़ें, और साथ में वो ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो जिस नाम की आर्टरी की ब्रांचेस हैं, जैसे कि लैटरल थोरेसिक, जैसे कि सब स्कैपुलर वेन्स, इन सब नाम की वेन्स भी हैं, ठीक है ना। आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आप अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, और उसके रिलेशन में आप एक्सिलरी वेन को भी देखेंगे, ब्रेकियल प्लेक्सस के वेरियस पार्ट्स को भी देखेंगे, ठीक है। एक्सिला के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स बन जाती हैं, अभी ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे आप, उसमें 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, रूट, ट्रंक, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, ये चारों पढ़ेंगे आप। तो जो कॉर्ड्स वाला पार्ट है वो एक्सिला में है, उसमें 3 कॉर्ड्स के नाम आएंगे, मीडियल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड एंड द पोस्टीरियर कॉर्ड। और इन तीनों कॉर्ड्स के जो नाम रखे गए हैं वो विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेशन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, मतलब एक्सिलरी आर्टरी का जो सेकेंड पार्ट है उसके मीडियली सिचुएटेड है मीडियल कॉर्ड, और उसके पोस्टीरियर सिचुएटेड है पोस्टीरियर कॉर्ड, और सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के लैटरली सिचुएटेड है लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट से वो रिलेशन नहीं है, सेम अलग अलग है, वो आप पढ़िएगा, वो डिटेल्ड स्टोरी है। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट वन थिंग, दैट सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है उसके अकॉर्डिंग इन कॉर्ड्स का नॉमेनक्लेचर है, एंड बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम रिलेशन एज देयर नेम। सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली सिचुएटेड है मीडियल कॉर्ड, लैटरली सिचुएटेड है लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, और पोस्टीरियरली सिचुएटेड है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस with the second part of axillary artery, और throughout its course axillary vein lies medial to the axillary artery। तो ये 2 रिलेशन आप अभी याद करके जाइए, और बाकी बाद में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक साथ सब कुछ याद करेंगे तो ज़रा याद भी नहीं होता है। तो अभी मैंने 2 चीज़ें बताई,
कि थ्रू आउट इट्स कोर्स एक्सिलरी वेन इज मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी लैटरल है और वेन मीडियल है। ये एक पॉइंट हमने बताया रिलेशन का याद करने का। एंड सेकेंड पॉइंट, एक्सिलरी आर्टरी का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज having the relationship with the cords of brachial plexus of the same name। जो नाम है वो सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन के साथ ही रखा गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकियल प्लेक्सस, क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे हर कॉर्ड की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो बहुत सारी अपर लिम्ब की मसल्स को सप्लाई करती हैं। एंड वी आर सर कॉर्ड का मतलब क्या है? कॉर्ड ये ब्रेकियल प्लेक्सस की ही पार्ट्स का नाम है। ब्रांचेस बनने से पहले ब्रेकियल प्लेक्सस की 3 कॉर्ड्स बनती हैं, मीडियल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड एंड द पोस्टीरियर कॉर्ड, और उसकी फिर बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। मीडियल कॉर्ड की 5 ब्रांचेस होती हैं, 5 नर्व्स होती हैं, लैटरल कॉर्ड की 3 नर्व्स होती हैं और पोस्टीरियर कॉर्ड की 5 ब्रांचेस या 5 नर्व्स होती हैं, जो फिर एक या एक से ज़्यादा मसल्स को हर ब्रांच या हर नर्व सप्लाई करती है। ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद मैम वेट कर रही हैं कि आपका जब ऑफलाइन नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा देन शी विल कवर अप द ब्रेकियल प्लेक्सस, और बार बार पढ़ाएंगे। आप लोग आएंगे तो हम भी आपको पढ़ाएंगे डीएच में आकर के। सो विल ट्राई टू कवर इट मल्टीपल टाइम्स द ब्रेकियल प्लेक्सस। एनी हाउ, तो 2 चीजें हमने बताई सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी कॉर्ड आर्टरीज के साथ ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स का रिलेशन। 3 कॉर्ड्स, उनके 3 नाम है और सेम रिलेशन है। एंड सेकेंड थिंग हमने बताई कि एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन का रिलेशन थ्रू आउट इट्स कोर्स इन द एक्सिला, द एक्सिलरी वेन इज लाइंग मीडियल एंड द एक्सिलरी आर्टरी इज लाइंग लैटरल। ठीक है, अब हम लोग ये जनरल को यहीं रोकते हैं और अब हम लोग आते हैं वापस अपने आज के टॉपिक पर, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बारे में। सो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बारे में आप इन जनरल भी पढ़ चुके हैं कि वो लिम्फेटिक्स लिम्फ नोड में फिल्टर होते हैं और वो बचा हुआ वीनस ड्रेनेज लेकर के जाते हैं। इन द प्रोसेस वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भी कैरी करते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शन किसी भी तरह का बॉडी में आया है, मैक्रोफेजेस ने उसको एनगल्फ किया है, वो सब यहाँ पर फिल्टर होगा, पहुंचेगा। और मैलिग्नेंसी, इन 2 चीज़ों के लिए हम लिम्फ नोड्स में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। व्हेनेवर द इन्फेक्शन टेक्स प्लेस lymph nodes get enlarged, and second when the malignancy occurs, malignancy में भी उनका साइज बढ़ जाता है जब वहां सेल्स पहुंचते हैं। एंड वी डू द स्टेजिंग ऑफ malignancy, we do the procedures in the malignancy on the basis of lymph nodes involvement, and we predict the prognosis कि पेशेंट में कैसी प्रोग्नोसिस होगी डिपेंडिंग ऑन दिस। तो इसीलिए हमें लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड्स के बारे में जानना जरूरी है जहां पर कैंसर या मैलिग्नेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि इस एरिया में होता है, स्किन में भी होता है और ब्रेस्ट में भी, मैम ने पढ़ाया होगा मैमरी ग्लैंड में, वहां पर भी होता है। तो अब यहाँ पर हम लिम्फ नोड्स को देखते हैं। हो सकता है हमने रीडिंग लगा भी ली हो तो भी देखते हैं, विल हैव सम रिविजन, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो इसको अच्छे से पहचान लेना है, याद कर लेना है। तो इस एरिया में फाइब्रोफैटिक टिश्यू बहुत सारा है जैसे हमने बताया, और उसमें वेसल्स भी पास कर रही है, लिम्फ नोड्स भी बहुत सारे हैं। एंड नंबर की बात करें तो 20 to 30 लमसम इज द नंबर ऑफ दिस लिम्फ नोड्स इन द एक्सिला। 5 ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग ड्रेनेज है। हर ग्रुप में कुछ फ्यू लिम्फ नोड्स आर देयर। वन इज द एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप, हर एक की अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग ड्रेनेज एरिया है, जिसकी हम अपकमिंग स्लाइड्स में बात भी करेंगे। सो वन इज द एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप, अनदर इज द posterior or the subscapular group. So posterior group or subscapular group is the another one. Then we have got a lateral group of axillary lymph nodes. Then fourth one is the central group of axillary lymph nodes. And last of all is the apical or infraclavicular group of axillary lymph nodes. तो ये 5 होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल और अपाइकल, या इसको इंफ्राक्लैविकुलर भी कहते हैं। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के ग्रुप हैं। आसपास और भी बहुत सारे लिम्फ नोड्स होंगे, उनका अलग नाम है, उनकी अलग स्टोरी है। हम इन 5 पे ध्यान देते हैं आज की क्लास में। एंटीरियर या पेक्टोरल ग्रुप की बात करें तो इसकी लोकेशन लैटरल थोरेसिक वेन के अलोंग है, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल शो हो रही है डायग्राम में, और इसके लोअर बॉर्डर के पास ही आपको एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स दिखाई देगा along this lateral thoracic vein। या फिर भाई फराज, सर इको कर रही है आपकी आवाज। हाँ ये फराज की आवाज आ रही है।
तो माइक ऑन है। भाई all of you please try to switch off your mic, mute your mic unless you want to say something. किसी किसी का छूट जाता है तो फिर creates problem. फराज उसने म्यूट कर लिया anyhow. So we have got, this is the location where the anterior pectoral group of lymph nodes is found along the lateral thoracic vein. और वेन लिखा है लेकिन यहाँ पर आर्टरी भी होगी, lateral thoracic artery, जस्ट टू सिग्निफाई कि हाँ भाई ठीक है, ब्लू से ड्रॉ, डायग्राम में तो एक को ही ड्रॉ कर रहे हैं, सो हमने lateral thoracic vein लिख दिया है. इस नेम की आर्टरी भी यहाँ पर होती है. anyhow, so this is the location of anterior pectoral group. ड्रेनेज एरिया की बात करें तो it receives the lymphatics from the upper half of the trunk anteriorly. Trunk मतलब thoracic wall and anti-abdominal wall also above the umbilicus. So this hole is draining into the anterior pectoral group of lymph nodes. Anterior aspect only, posterior part of trunk नहीं, trunk का upper half का anterior aspect. And major portion of the breast also drains into the anterior of the pectoral group. अब breast बहुत सारे एरिया में ड्रेन करता है, मीडियली भी, inferiorly भी, superiorly भी, बट मेजर पोर्शन, कई बुक्स ने लिखा है 70%, 75%, तो यहाँ परसेंटेज हमने नहीं लिखा, बट मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट ड्रेन्स इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में भी जो मेजर पोर्शन है वो एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप में जाता है. सो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज ड्रेनिंग इनटू द एंटीरियर और द पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. और कुछ पार्ट अलग अलग भी है, उसकी बात करेंगे आगे. सो ये हमारा एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप है जो लैटरल थोरेसिक वेन के अलॉन्ग प्रेजेंट है. मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट इसमें ड्रेन कर रहा है, एंड द ट्रंक, अपर हाफ ऑफ द ट्रंक एंटीरियरली दैट इज ड्रेनिंग. अब इसके बाद एक चीज यहाँ पर आती है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. इसके बारे में पढ़ा होगा आपने मेमोरी ग्लैंड में कि होल ऑफ द ब्रेस्ट इज सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल फेशिया एक्सेप्ट फॉर दिस एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. ये एक्सिला में बाहर जाता है, एक्सिला के अंदर होता है. सो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जो लाई करता है वो इस एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप के पास में लाई करता है, इससे क्लोज कांटेक्ट में है. सो अब प्रॉब्लम क्या होती है, एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस किसी पेशेंट पे इन्वॉल्व है कैंसर से, तो वो एनलार्ज होगा, उसकी सॉफ्टनेस चेंज होकर फर्मनेस हो जाएगी, एंड सो दैट अफेक्टेड एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस अफेक्टेड विद कैंसर, इट मे बी मिसडायग्नोज एज एनलार्ज लिम्फ नोड. एनलार्ज लिम्फ नोड एक कॉमन थिंग है, हमें कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया, स्किन में कोई बॉयल हो गया अपर लिम्ब में, सो उसका ड्रेनेज क्योंकि एक्सिला में जा रहा है, सो एक्सिला में लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं. या फिर थोरेसिक वॉल जो हमारा ट्रंक है उसकी स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो गया, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन इज अ कॉमन थिंग. सो दैट इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग दैट ड्रेनिंग एरिया विल लीड टू एनलार्ज लिम्फ नोड. तो एनलार्ज लिम्फ नोड इज अ कॉमन फाइंडिंग जो कई बार हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से, जिसके लिए हम ज़्यादा केयर भी नहीं करते हैं. बट क्योंकि एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप के पास एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस आता है ब्रेस्ट का, सो इसके एनलार्जमेंट पे हमें ज़रा कंसर्न रहना पड़ेगा कि ये एनलार्जमेंट लिम्फ नोड का ही है या फिर ये कैंसर ऑफ मैलिग्नेंसी ऑफ एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस तो नहीं है. सो वी हैव टू हैंडल दिस विद केयर. हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा, नेग्लेक्ट नहीं करना है. अगर हमें ऐसा पेशेंट लेकर के आया है एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप का लिम्फ नोड एनलार्ज, एग्जामिनेशन पे हमें पता चला, सो वी हैव टू हैंडल इट अकॉर्डिंगली. इसको हल्के में नहीं लेना है. इट कैन बी एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस मैलिग्नेंसी, तो मिसडायग्नोसिस हो सकती है क्योंकि उसी एरिया में है, क्लोज कांटेक्ट में है. मैंने ये नहीं कहा कि ड्रेनेज यहाँ पर है, ड्रेनेज अलग होता है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस का. हम अभी सिर्फ उसकी प्रेजेंस, उसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं. और अगर उसमें पर से मैलिग्नेंसी या ट्यूमर इन्वॉल्व होता है, वो मिसडायग्नोज हो सकता है इस एरिया का एंटीरियर ग्रुप के लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट की फॉर्म में. ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप. पोस्टीरियर और सब स्कैपुलर ग्रुप पर आते हैं. डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, नीचे इसकी लेबलिंग है, सब स्कैपुलर पोस्टीरियर ग्रुप, एंड दिस इज लाइंग अलोंग द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड. एक्सिलरी फोल्ड्स हम कहते हैं जो आप एक्सिला में फील करते हैं, जो होल्ड कर पाते हैं जब अपने फिंगर्स को आर्मपिट में डालते हैं और थंब को बाहर रखते हैं. तो दिस इज द एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड. ये मसल, फेशिया, स्किन से मिलके बन रहा है. वो आप पढ़ेंगे उसमें कौन कौन किस किस से मिलके बन रहा है. सो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड होता है और पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड ऐसे ही होता है, वो भी कुछ मसल से, स्किन से, फेशिया से मिलके बन रहा है. सो ये दोनों फोल्ड्स के बीच में हमारी आर्मपिट है.
जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें उसको हम कहते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क AAL, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। इसी तरह से पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड से अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें उसका हम कहेंगे पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, PAL, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। ये दोनों इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं अलग अलग चीजों को मेंशन करने के लिए। इन दोनों के बीच में अगर हम लाइन ड्रॉ करें उसको हम कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन, MAL इन शॉर्ट। सो मिड एक्सिलरी लाइन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। इसको हम कई जगह मेंशन करेंगे आगे की पढ़ाइयों में। सो इस तरह से यहाँ पर दो फोल्ड्स आपने देखे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, और यहाँ पर आपने तीन लाइंस के बारे में सुना, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन एंड अ मिड एक्सिलरी लाइन। यहाँ आपको एक्सिलरी वर्ड पर ध्यान देना है क्योंकि आप एक चीज और पढ़ेंगे मिलता जुलता वर्ड, एक्सियल लाइन, जो शायद आपको बताया भी था रोटेशन जब हम पढ़ा रहे थे, डेवलपमेंट होता है तो वहां पर एक्सियल लाइन की बात आती है, या फिर आप आगे डर्माटोम्स पढ़ेंगे वहां पर पढ़ लेंगे। एंटीरियर एक्सियल लाइन, पोस्टीरियर एक्सियल लाइन वो अलग होती है, एक्सिलरी अलग है। हम क्या पढ़ रहे हैं एक्सिला में, एक्सिलरी पढ़ रहे हैं, एक्सियल एक्सिस से बना है वो अलग सिचुएशन है। ठीक है, तो हमने पढ़ा दो फोल्ड्स के बारे में और तीन लाइंस के बारे में, वर्टिकल लाइंस इमेजिनरी जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क की फॉर्म में सर्व करती हैं। पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड के पास सब स्कैपुलर वेन है, वहां पर प्रेजेंस है पोस्टीरियर और सब स्कैपुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स की। और इसमें ड्रेनेज किस चीज का होता है, इसमें अपर हाफ ऑफ द ट्रंक वो ड्रेन करेगा पोस्टीरियरली, ट्रंक का अपर हाफ एंटीरियरली ड्रेन कर रहा था एक्सिलरी एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में, और पोस्टीरियर हाफ ऑफ द ट्रंक जो बैक है हमारा पीठ है, दैट बैक अपर हाफ इज ड्रेनिंग इनटू द पोस्टीरियर और सब स्कैपुलर ग्रुप। इसके अलावा एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस इज ऑल्सो ड्रेनिंग इनटू द पोस्टीरियर और सब स्कैपुलर ग्रुप। ठीक है, तो जो सब ग्रुप इन्वॉल्व है अकॉर्डिंगली उसका ड्रेनिंग एरिया में पैथोलॉजी हो सकती है। तो इस तरह से हम ये दो ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा, ट्रंक का इन्वॉल्वमेंट और ब्रेस्ट के अलग अलग पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट इनटू द एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप एंड एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस ड्रेनिंग इनटू द पोस्टीरियर और सब स्कैपुलर ग्रुप। ये दो ग्रुप्स हो गए। तीसरा ग्रुप आता है लैटरल, जो आप देख रहे हैं अपर एंड ऑफ ह्यूमरस के पास है, नेक ऑफ ह्यूमरस के पास है, और ऑलमोस्ट वो एक्सिलरी वेन के ही क्लोज कांटेक्ट में है, वहां पर उसकी लोकेशन है इन क्लोज विसिनिटी विद द एक्सिलरी वेन नियर द अपर एंड ऑफ ह्यूमरस। और इसमें ड्रेनेज होता है होल ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब सारा का सारा ड्रेन हो रहा है लैटरल ग्रुप में। तो आसान है याद करना, एंटीरियर ग्रुप में ट्रंक, एंटीरियरली अपर हाफ एंड मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट, पोस्टीरियर सब स्कैपुलर में पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ट्रंक अपर हाफ एंड एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, एंड लैटरल ग्रुप में अपर लिम्ब। इन तीन का ड्रेनेज हो गया, इनकी लोकेशन हो गई और इनका ड्रेनेज हो गया। सेंट्रल ग्रुप की बात करते हैं। सेंट्रल ग्रुप अपर पार्ट ऑफ एक्सिला में है, ठीक है ना। लैटरल ग्रुप में हम काफी लैटरली आ गए, लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में आ गए थे, और ये सेंट्रल ग्रुप अपर पार्ट ऑफ एक्सिला में सिचुएटेड है और एक्सिलरी वेन के पास में भी लग रहा है थोड़ा। एंड दिस इज रिसीविंग लिम्फ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थ्री ग्रुप्स, मतलब कि एंटीरियर ग्रुप में ड्रेनेज पहुंचा, पोस्टीरियर ग्रुप में पहुंचा, लैटरल ग्रुप में पहुंचा, और ये तीनों जो डायरेक्ट करते हैं lymphatic drainage को, that is to the central group of lymph nodes. Central group of lymph nodes is receiving the lymphatics from anterior, posterior and the lateral group. From the whole of the upper limb and whole of the breast is ultimately draining into the central group of lymph nodes. ठीक है, central group से फिर drainage जाता है apical group में। तो central group के लिए incoming है anterior, lateral and the posterior groups, और outgoing है अपाइकल ग्रुप या इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से ड्रेनेज का सिनेरियो है। सर, हाँ बोलो। सर एक बार ड्रेनेज रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था। ओके, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स या पेक्टोरल ग्रुप इज प्रेजेंट अलोंग द लैटरल थोरेसिक वेन एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरल स्पाइनल मसल। इसमें ड्रेन होता है मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट का, एंड ट्रंक अपर हाफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ये ड्रेन होता है एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप में।
posterior subscapular group में the drainage is there from posterior portion of the trunk, upper half of the trunk, posterior aspect and axillary tail of spines. और थर्ड आता है lateral group जिसमें ड्रेनेज होता है whole of the upper limb का. अब ये तीनों ब्रेस्ट से, ट्रंक से और अपर लिम्ब से ड्रेनेज ले करके फाइनली पोर कर देते हैं सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में. All three, anterior, posterior and the lateral groups finally drain into the central group. और सेंट्रल ग्रुप से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जाता है वो जाता है अपाइकल में. अपाइकल देखते हैं. अच्छा, अपाइकल से पहले सेंट्रल ग्रुप में एक और खास बात है, यहाँ पर एक नर्व है, उसका नाम है इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व. इस नर्व के भी बारे में आप पढ़ेंगे. ब्रेकियल प्लेक्सस जब पढ़ेंगे वहाँ बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ेंगे. तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच तो नहीं है लेकिन इस एरिया में सिचुएटेड है और आर्म को सप्लाई करती है. ठीक है. और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नर्व इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक का जो पेन है वो इसी नर्व की वजह से माइग्रेट करके आर्म में जाता है, जिसकी हम बात करते हैं. यहाँ भी क्लासिकल जो हार्ट अटैक का पेन है दैट इज रिफर्ड टू द arm, medial aspect of the arm on the left side. That is the classical pain of the myocardial infarction of heart attack. इसी को कहते हैं. हाँ बेटा, एंजाइना पेक्टोरिस इसी की वजह से होता है. एंजाइना पेक्टोरिस इज अ फॉर्म ऑफ द पेन जब ब्लड सप्लाई हार्ट की, लेकिन सिमिलर पेन है. अब क्योंकि हार्ट अटैक का पेन कई तरह का होता है, ठीक है ना. सो दिस इज वन ऑफ द कॉमन प्रेजेंटेशन जिसमें कि चेस्ट में पेशेंट पेन बताता है और आर्म में जाता है. तो आर्म में जो जाने की पेन की जो वजह है वो यही है, इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व. इसकी रूट वैल्यू होती है T2, थोरेसिक 2 सेकेंड सेगमेंट T2. तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस का तो पार्ट नहीं है, ब्रेकियल प्लेक्सस T1 तक ही होता है, लेकिन T2 हार्ट को भी सप्लाई करता है और आर्म को भी करता है. बिकॉज ऑफ द सिमिलर सप्लाई हार्ट अटैक का पेन आर्म में भी जाता है. एनी हाउ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे आगे. आप जो इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व है वो सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में से होके पास करती है. तो जाहिर सी बात है अभी इसमें पैथोलॉजी हुई है, इनका एनलार्जमेंट हुआ, दिस नर्व मे गेट इन्वॉल्व. ठीक है. और जब ये नर्व इन्वॉल्व होगी, कॉम्प्रेस होगी, तो अपने एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी पेन प्रोड्यूस करेगी. और वो क्या है? अलोंग द इनर बॉर्डर ऑफ द आर्म. अब ये राइट और लेफ्ट दोनों ही हो सकता है. जिस साइड में लिम्फ नोड बढ़ा है उस साइड में आर्म में पेन हो सकता है. तो राइट में होगा तो कोई बात नहीं है, पेशेंट वोंट बी कंसर्न, आप भी कंसर्न नहीं होंगे. बट वंस इट इज इन्वॉल्व इन द लेफ्ट साइड तो फिर एक हार्ट अटैक वाले पेन जैसी भी प्रेजेंटेशन हो सकता है. पेन उस टाइप का, अदर फीचर्स नहीं होंगे लेकिन पेन हो जाएगा. टेस्ट करा के पता चल जाएगा कि हाँ बेटी का हार्ट अटैक नहीं है. बट इनिशियल एस्पेक्ट में जो पेन होता है, जो उसके साथ जो फियर आती है पेशेंट को और उसके घर वालों को और मेडिकल फैसिलिटी में भी अर्जेंट अटेंशन की नीड होती है, दैट ऑल इज देयर. सो सिमिलर प्रेजेंटेशन है बिकॉज ऑफ इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व पासिंग थ्रू दीज नोड्स. तो कोई भी तीनों लिम्फ नोड के ग्रुप इन्वॉल्व होंगे वो सेंट्रल ग्रुप में भेज देते हैं लिम्फेटिक्स, वो भी एनलार्ज हो जाते हैं और उनके एनलार्ज में कभी कभी इस नर्व के प्रेस होने की, कंप्रेस होने की वजह से एक आर्म में पेन वाला प्रेजेंटेशन भी आ सकता है. सेंट्रल ग्रुप से आगे बढ़ते हैं. अपाइकल और इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप ये एपेक्स ऑफ एक्सिला में प्रेजेंट है. एपेक्स ऑफ एक्सिला में एक्सिलरी वेन के पास. अब देख रहे हैं आप यहाँ पर एपेक्स ऑफ एक्सिला भी बना है डायग्राम में. आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब है, देन क्लेविकल है और पीछे स्कैपुला भी होती है. डायग्राम देखेंगे आप, उसको हम कहते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल. उसी में से सारे स्ट्रक्चर्स हो करके एक्सिला में आते हैं नेक से. सो एनीहाउ एपेक्स ऑफ एक्सिला के पास ही अपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है और उसमें सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज आ रहा है ऑल द लिम्फ नोड से, प्लस एडिशनल थोड़ा सा अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट डायरेक्टली भी यहाँ पे ड्रेन करता है. ठीक है. तो अगर हम ब्रेस्ट की बात करें, ब्रेस्ट का थोड़ा सा अपर पार्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज डायरेक्टली अपाइकल और इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप में आता है बिना एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाए. और मोस्ट ऑफ इट तो आ ही रहा है इनडायरेक्टली घूम करके, मतलब कि एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रुप के थ्रू होते हुए सेंट्रल ग्रुप को इन्वॉल्व करते हुए, देन इट इज रीचिंग द अपाइकल और इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप. मोस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द ब्रेस्ट इनडायरेक्टली, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन डायरेक्टली भी आता है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट. तो आप पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे. तो इस तरह से एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की स्टोरी आपको थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ा माइंड में बैठा कुछ.
कि breast, most of the breast and the trunk anterior part, upper half draining into the anterior group, posterior group में trunk का posterior aspect and the axillary tail of Spence, upper limb draining into the lateral group, these three together draining into the central group and central group draining into the apical और Apical. group. अपाइकल में सारे लिम्फेटिक ड्रेनेज आ गया ब्रेस्ट से अपर लिम्फ से, प्लस ब्रेस्ट के अपर पार्ट से थोड़ा डायरेक्टली भी आता है। मतलब कि इस केस में अगर जो डायरेक्टली आ गया तो फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट नहीं होगा, सीधे अपाइकल ग्रुप का हो जाएगा। एंटीरियर, सेंट्रल, पोस्टीरियर इनका लैटरल का एनलार्जमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली अपाइकल का मिलेगा। सो इट मे बी फ्रॉम दैट एरिया। तो ये रफली थोड़ा सा बात की हम लोगों ने। यहाँ के बाद अपाइकल से फिर आगे जाता है सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक। लिम्फ ट्रंक की अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था फाइनली, लेफ्ट में थोरेसिक डक्ट और राइट में राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, उसमें से एक ये है सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक। अगला डायग्राम आएगा तो दो और नाम देखेंगे। तो राइट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक में अपाइकल या इंफ्राक्लैविकुलर ग्रुप ड्रेन कर जाता है, लेफ्ट साइड में थोरेसिक डक्ट में ड्रेन कर जाता है। तो दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनी। एंड देन यहाँ पर एक और ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है जो एक्सिलरी का पार्ट तो नहीं है, सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड, उसमें भी फिर कुछ इफरेंट जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स हैं, इसको वर्कआउट लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, इनके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सो इसमें भी कुछ इफरेंट्स जा रहे हैं। सुप्रा क्लैविकुलर हमारे क्लास के लिए आज इंफ्रा क्लैविकुलर तक ही है। दीज 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल एंड अपाइकल। ठीक है, सुप्रा क्लैविकुलर में थोड़े जाते हैं इफरेंट्स आउटगोइंग, मोस्ट ऑफ देम इज गोइंग इनटू द सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक एंड ऑन द लेफ्ट साइड थोरेसिक डक्ट। अब ये अनदर बुक से डायग्राम है, कीथेल मूर एक बुक है फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ब्रेस्ट के लिम्फेटिक्स और भी जगह जाते हैं, मीडियली भी जा रहे हैं, इंफीरियरली भी जा रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी में भी जाते हैं, थोड़े से मीडियली भी जाते हैं। मीडियली आपने पढ़ा होगा, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी वेसल्स यहाँ पर होती है, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड भी कहते हैं, कुछ और भी नाम है, एंटी थोरेसिक। सो मीडियली भी जा रहे हैं, कुछ राइट टू लेफ्ट भी जाते हैं, क्रॉस करते हैं। तो ब्रेस्ट ट्यूमर में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राइट में ट्यूमर है, लेफ्ट वाले लिम्फ नोड एनलार्ज है, पैरास्टर्नल, और कभी एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में भी स्प्रेड हो जाता है मैलिग्नेंसी का, बिकॉज अगर मीडियल एस्पेक्ट पर है, बिकॉज दिस लिम्फेटिक्स दे क्रॉस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एनी हाउ, बट मोस्ट ऑफ द ड्रेनेज इज फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड इज टू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, जो हम लोगों ने सारी बात की। और फिर अलग अलग आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी सिचुएशन है, तो उसको बाद में डिटेल में आप इस डायग्राम को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिम्फेटिक ट्रंक्स की बात करने वाले थे कि जो हमारे पास सबक्लेवियन ट्रंक जिसमें कि ड्रेनेज हुआ था अपाइकल का, उसके साथ एक और ट्रंक है जुगुलर ट्रंक, जो हेड एंड नेक से लिम्फेटिक्स लेकर के आ रहा है, और एक मीडियास्टिनम और लंग से ला रहा है, उसका नाम है ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक। ये तीनों ज्वाइन करके राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाते हैं। राइट साइड में राइट सबक्लेवियन ट्रंक, देन जुगुलर ट्रंक, एंड देन right bronchomediastinal trunk. These three join to form the right lymphatic duct, which will ultimately drain into the venous system at the junction of internal jugular and at the junction of formation of right brachiocephalic vein, this venous angle यहाँ पर ही join कर लेती है। तो right lymphatic duct के 3 tributaries हैं, उसमें से एक हमारी right subclavian, जिसको हमने आज पढ़ा, जहाँ पर हमारा सारा अपाइकल होल ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज वो ड्रेन हो रहा है। एक हेड एंड नेक से आता हुआ जुगुलर ट्रंक है, एक ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक। तो ये थोड़ी सी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए ये एक शो किया है, जैसे कि एक्जिला है पिरामिडल स्पेस, तो एक्जिला की अलग अलग लोकेशन पे किस तरह से लोकेशन है लिम्फ नोड्स की। जैसे कि एंटीरियरली एंटीरियर वॉल के पास लोअर मार्जिन पे पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है, लैटरल वॉल लोअर पोर्शन में देयर इज लैटरल ग्रुप, जिसको हम कभी कभी ह्यूमरल भी कह देते हैं क्योंकि ये ह्यूमरस के क्लोज कांटेक्ट में है। एंड देन वी हैव गॉट द पोस्टीरियर ग्रुप जो बेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर है, देन सेंटर में सेंट्रल ग्रुप, सेंटर ऑफ एक्सिला, और एपेक्स के पास अपाइकल ग्रुप। तो इस तरह से उनका नाम भी है अक्सर
द नेम नॉमेनक्लेचर इज देयर डिपेंडिंग ऑन दैट. बेस के 3 कोनों के पास means anteriorly, posteriorly and laterally these 3 groups are present. सेंटर में सेंट्रल ग्रुप और एपेक्स के पास अपाइकल ग्रुप, एंड फाइनली they are draining into the infraclavicular, some going to the supraclavicular. डायग्राम में तो सुप्रा ही लिखा है खैर, एंड फाइनली वीनस सर्कुलेशन में ड्रेन कर जाता है. कभी कभी हम लेवल भी कहते हैं, लेवल ऑफ लिम्फ नोड्स, जैसे कि पेक्टोरियस माइनर के लैटरल जितना कुछ है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, उसको सब हमने कहते हैं लेवल 1 लिम्फ नोड. डीप टू द पेक्टोरियस माइनर मसल, इसमें सेंट्रल ग्रुप आ जाएगा, देयर दैट विल बी कॉल्ड लेवल 2 लिम्फ नोड्स, एंड लेवल 3 मीडियल टू द अपर बॉर्डर पेक्टोरिस माइनर, इसको हम कह देंगे लेवल 3, जिसमें कि अपाइकल आ जाएगा और सुप्राक्लाविकुलर भी अगर हम लेना चाहें तो. सो इस तरह से हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डिवाइड करते हैं. लेवल 1 जो डायरेक्टली ऑर्गन से या विसरा से ड्रेनेज जा रहा है, और सेकेंड लेवल जो उस लेवल 1 से फिर आगे जाता है, दैट विल बी लेवल 2, डीप टू द पेक माइनर, एंड मीडियल टू द पेक माइनर, दैट विल बी लेवल 3, जो लेवल 2 से ड्रेनेज जाता है. तो कई बार हम इस तरह से लेवल में भी बुक्स में आपको मिलेगा डिवीजन. अब लिम्फ नोड में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, सेंटिनल लिम्फ नोड्स. सेंटिनल लिम्फ नोड्स हम जानना चाहते हैं मैलिग्नेंसी के केस में खास करके कि कितना स्प्रेड हो चुका है, कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है. उसके लिए सेंटिनल लिम्फ नोड्स का कॉन्सेप्ट आता है. पहला लिम्फ नोड, जैसे हमने देखा कि ऑर्गन में मैलिग्नेंसी है, अब हम जानना चाहते हैं स्प्रेड हुई है कि नहीं हुई है. लेटर स्टेज में तो लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाता है, लेकिन अर्ली स्टेज की मैलिग्नेंसी जिसमें कि अभी कोई लिम्फ नोड एनलार्ज मिल नहीं रहा है, तो हम वहाँ पर टेस्ट करते हैं. कई बार ऑन टेबल ओटी के अंदर भी टेस्ट करते हैं, और लिम्फ नोड्स में मैलिग्नेंट सेल्स पहुंच गए हैं, स्प्रेड कर गए हैं कि नहीं, इससे हम स्टेजिंग करते हैं. इससे हम मैनेजमेंट या सर्जरी का डिसीजन लेते हैं, कितनी सर्जरी करनी है, कितना पोर्शन काट के निकालना है, एक्सरसाइज करना है. वी टेक द डिसीजन ऑन टेबल इटसेल्फ. तो उस केस में आता है सेंटिनल लिम्फ नोड का कॉन्सेप्ट. इसे कहते हैं जो फर्स्ट लिम्फ नोड है जो एरिया इन्वॉल्व इन कैंसर को ड्रेन करता है, पहला लिम्फ नोड. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, एक आपने ग्रुप्स पढ़े, एंटीए ग्रुप सेंटिनल लिम्फ नोड है, वो हालांकि वो ग्रुप है 2-3 लिम्फ नोड से, उसमें भी कोई होगा पहला, जो पहली बार जिसमें पहुंचते हैं सेल्स, तो उसके लिए हम ये सेंटिनल लिम्फ नोड का कॉन्सेप्ट है, जो पहला लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा उसमें हम चेक कर लेंगे. अगर उसमें पहुंच गया है, इसका मतलब कि आगे भी हो सकता है. और अगर मान लो कि सेंटिनल में नहीं पहुंचे मैलिग्नेंट सेल्स, मींस वी आर श्योर कि आगे भी नहीं गया होगा. ओके, तो ये होता है सेंटिनल लिम्फ. ज्यादातर लेवल 1 लिम्फ नोड्स ही सेंटिनल में आते हैं. तो हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ट्यूमर में इंजेक्ट कर देते हैं, या फिर कोई डाई, ब्लू डाई अफेक्टेड एरिया ऑफ कैंसर में इंजेक्ट कर दिया, और फिर हमने कुछ देर के बाद लिम्फ नोड को निकाल के उसका टेस्ट किया, उसको स्टेन किया, माइक्रोस्कोप में देखा. तो कई बार ऐसा होता है ओटी के पास में ही पैथोलॉजी लैब में फॉरन माइक्रोस्कोप वो जाता है लिम्फ नोड निकाल एक्सरसाइज करके, एंड द पैथोलॉजिस्ट डू द डिसेक्शन एंड प्रिपेयर द स्लाइड एंड लुक फॉर द मैलिग्नेंट सेल्स. अगर मैलिग्नेंट सेल्स मिल गए, वो रिपोर्ट करता है, तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट सर्जिकल प्रोटोकॉल इज फॉलोड. और अगर वो रिपोर्ट करता है तो कि लिम्फ नोड्स में नहीं पहुंचे हैं इस लिम्फ नोड में मैलिग्नेंट सेल्स, मतलब कि कम सर्जरी करनी है, कम एक्सीजन करना है. पहुंच गए हैं तो हो सकता है हमें उस पूरे ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को निकालना पड़े, या जो भी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वी हैव टू फॉलो. तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी में ये उसका प्रोसीजर होता है, और वो हम कैंसर के केस में कई बार इसको फॉलो करते हैं. फर्स्ट लिम्फ नोड, वहां पर ट्यूमर सेल्स पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे, इस बेसिस पे. ठीक है. अच्छा, एंटीरियर एक्सियल लिम्फ नोड के अगर हम एज अ होल बात करें, क्या क्या ड्रेन करता है. अपर लिम्ब ड्रेन कर रहा है, ब्रेस्ट को ड्रेन कर रहा है, ट्रंक को ड्रेन कर रहा है. ट्रंक मतलब कि थोरेसिक कॉलम कह सकते हैं, अपर हाफ, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अबव द अम्बिलिकस. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इस डायग्राम में शो हो रही है, इसमें आप देख रहे हैं. अबव द अम्बिलिकस इट इज ड्रेनिंग इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. बिलो द अम्बिलिकस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज ड्रेनिंग इनटू द सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स. ये बाद में पढ़ेंगे, लोअर लिम्ब जब पढ़ेंगे. अभी आपको मिल गया एक और इन्फॉर्मेशन कि एंटी एब्डोमिनल वॉल भी ड्रेन करती है अबव द अम्बिलिकस इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड. तो ये टोटल इसका स्पेक्ट्रम हो गया ड्रेनिंग एरिया ऑफ एंटी एक्सिलरी लिम्फ नोड. इस पूरे एरिया में कहीं पर भी पैथोलॉजी हो सकती है जब आपको एक्सिलरी लिम्फ नोड एनलार्ज मिल रहे हैं. ठीक है, उसकी डिटेल जब वो पढ़ेंगे तब पढ़ा जाएगा. तो हमें पाल्पेट करना है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को, क्लिनिकल एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है.
ब्रेस्ट का भी, और एज सच इस एरिया में और भी पैथोलॉजी हो तो, बिकॉज कैंसर ब्रेस्ट में इन्वॉल्व है, लेकिन स्किन के इन्फेक्शन में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपको लिम्फ नोड मिल गया तो आपने कहा कि इसमें कैंसर ब्रेस्ट ही है, बट हमें इट हैज टू रिंग द बेल्स इन योर माइंड कि हो सकता है, चांसेस है, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। एक्सिलरी एब्सेस भी होता है कई बार, इस रीजन में स्वेलिंग हुई, इन्फेक्शन हुआ और सप्यूरेशन हो गया। सप्यूरेशन कहते हैं पस का कलेक्शन, पस का कलेक्शन हो गया एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में इन्फेक्शन की वजह से। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी फेशिया में कि कुछ एरिया में बहुत सारा फैट होता है तो स्पेस होता है, सो क्या होता है वहां पर बहुत बड़ा साइज भी एब्सेस का कलेक्शन का हो जाएगा और पेशेंट को पता नहीं चलेगा, लेट प्रेजेंटेशन होता है, पेन बाद में होता है। सेम वे हेयर, इट द एब्सेस में ग्रो टू द कंसिडरेबली लार्ज साइज बिफोर प्रेजेंटेशन, क्योंकि पेन लेट में होगा, सो कई बार पेशेंट लेट में प्रेजेंट करता है। कई बार ऐसा होता है कि वो एब्सेस अपना कोई और भी रास्ता बना ले, जैसे कि वो नेक या आर्म में जा सकती है एक्सिला की एब्सेस, अगर वो एक्सिलरी शीथ में एंटर कर गया। एक्सिलरी शीथ आपने पढ़ा होगा जब एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाई गई होगी, एक्सिलरी आर्टरी को ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स को रैप करती है एक फेशिया की शीथ, उसका नाम है एक्सिलरी शीथ। अब जाहिर सी बात है वो नेक से और आर्म को कनेक्ट कर रहा है ये स्पेस, और शीथ भी वैसे ही है। तो अगर इसमें एब्सेस या पस एंटर हो गया, इट मे मूव अपवर्ड्स टू द नेक, इट मे मूव डाउनवर्ड्स टू द आर्म, तो इस तरह से स्प्रेड हो सकता है अगर ये एक्सिलरी एब्सेस इस शीथ में एंटर होने में सक्सेसफुल हो गया, देन इट में ट्रैक अपवर्ड्स टू द नेक और इट में ट्रैक डाउनवर्ड्स टू द आर्म ऑल्सो। अगर क्लैवी पेक्टोरल फेशिया एक यहाँ पर होती है, डीप टू द पेक्टोरलिस मेजर मसल एक फेशिया है, अगर ये उसको ब्रेक करके उसको ब्रीच कर ले, देन इट में स्प्रेड टू द पेक्टोरल मसल्स। ये फेशिया जरा सेपरेट करके रखता है, सो एक्सिलरी एब्सेस अगर इस फेशिया को ब्रेक कर दे, इट में रीच बिटवीन द पेक्टोरल मसल्स। तो ये एक्सिलरी एब्सेस की कहानी है। अब इसको एक्सिलरी एब्सेस को हमें जो क्लासिकल ट्रीटमेंट होता है एब्सेस का, पस कलेक्शन एनीवेयर इन द बॉडी, वी हैव टू इंसाइज and do the drainage. We call it in short form I&D, incision and drainage. हमें कट लगाना है, हमें एब्सेस को पस को बाहर निकालना है, फिर उसके बाद ड्रेसिंग कर देते हैं और एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, हीलिंग हो जाती है। ओके, सो इंसीजन एंड ड्रेनेज इज द, और हमें देखना पड़ता है कि इंसीजन में कहाँ देना है। तो एक्सिला के केस में जरा एक चीज डिक्टम है कि वी गिव इट इन द फ्लोर ऑफ एक्सिला, जो फ्लोर है एक्सिलरी फेशिया बना रही है वहां पर देते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट। डिपेंडेंट पार्ट होने का मतलब ये होता है कि अगर कलेक्शन होगा तो वहां पर होगा, ग्रेविटी की वजह से या पोस्चर की वजह से या उस स्पेस की एनाटॉमी की वजह से। हर स्पेस का कुछ ना कुछ डिपेंडेंट पार्ट होता है, डिपेंडेंट पार्ट सबसे पहले कलेक्शन वहां पर पहुंचता है। सो ये इसका डिपेंडेंट पार्ट इज द फ्लोर एक्सिला का। तो इसमें हम इंसिजन यहां पर देते हैं व्हेन वी वांट टू ड्रेन द एक्सिलरी एब्सेस। बस मैक्सिमम ड्रेन हो पाएगा जब यहां पर देंगे। एंड मिडवे बिटवीन द एंटी एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, मतलब कि हम मिड एक्सिलरी लाइन में या इन दोनों फोल्ड्स के बीच में फ्लोर ऑफ एक्सिला में इंसिजन देंगे। और थोड़ा सा और एक चीज ध्यान रखेंगे, नियरर टू द मीडियल वॉल के पास इंसिजन देंगे। लेटरल वॉल, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल्स के अराउंड मेन वेसल्स हैं, उसकी ब्रांचेस हैं। जब आप वेसल्स पढ़ेंगे, उसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर इन तीनों वॉल्स के पास में कंसंट्रेटेड है, एंटीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड द पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड द लैटरल वॉल। मीडियल वॉल के पास जरा कम है तो इसके पास हम इंसिजन देते हैं। तो ये एक्सिलरी एब्सेस को ड्रेन करने का एक क्लासिकल इंसिजन है। सर हाँ बोलो। सर पिछली स्लाइड्स दिखा दीजिए, पिछली वाली स्लाइड पूछना था कुछ। पिछली स्लाइड कौन सी? सर ये द फ्लोर ऑफ एक्सिला वाली, उसमें आपने लिखा था मोस्ट डिपेंडेंट करके कुछ, हाँ, उसका क्या मतलब है सर? ग्रेविटी की वजह से या स्पेस की एनाटॉमी की वजह से, हम अक्सर स्पेसेस आप पढ़ेंगे वहां पर ये पढ़ाया जाएगा कि डिपेंडेंट पार्ट कौन सा होता है। तो डिपेंडेंट पार्ट वो होता है जो एनाटॉमिकली या ग्रेविटी की वजह से सबसे नीचे होता है, जहां पर कि कलेक्शंस होने की सबसे ज्यादा संभावना है, चांसेस हैं कि अगर कम से कम भी कलेक्शन होगा तो यहाँ पर होगा, ज्यादा कलेक्शन होगा तो पूरे में भर जाएगा, नो प्रॉब्लम, कहीं से भी आप ड्रेन कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना पड़ता है कि कहाँ पर थोड़ा सा कलेक्शन भी होगा तो कहाँ पर होगा, तो हम वहां पर ग्रेविटी चेक की कर वजह लें। से सबसे ज्यादा हाँ वहां हो जाएगा। हाँ, वहां पर हम चेक कर लें, ड्रेन करना है वहां पर से हम ड्रेन कर दें। भाई चेक भी तो करना पड़ता है ना कई बार की कलेक्शन है कि नहीं है, नॉट यस जस्ट सर। ओनली एक्सिला और अदर स्पेस में भी। कोई किसी को शेयर कुछ करना है क्या? एनीवन वांट टू शेयर? मृदुल उत्तम।
या गलती सर से कर गलती दिया? से आप हो रहे, गलती से आप हो रहे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। तो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ एक्सिला पता चल गया आपको क्या है ये? मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द एक्सिला इज Base of the axilla. और सर बेस फ्लोर ऑफ द एक्सिला, ठीक है। और एक्सिलरी लिम्फ नोड रिसीविंग मोस्ट ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट इज Anterior. इंटीरियर anterior group or the pectoral group that is having receiving most of the lymph from the breast, ठीक है। मेटास्टेसिस की एक चीज सुन लीजिए कि लिम्फ मेटास्टेसिस सिर्फ लिम्फेटिक रूट से नहीं होता है, वीनस रूट से भी होता है, ठीक है, ब्लड वाले रूट से। बट लिम्फेटिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट हमें क्लिनिकली मिल जाता है। तो ब्रेस्ट का ज़्यादातर लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट एक्जिला में होता है क्योंकि ड्रेनेज वहाँ पर है। सो मेटास्टेसिस कहते हैं जब किसी ऑर्गन में से ट्यूमर सेल्स माइग्रेट करके कहीं और पहुँच जाएं, दूसरी जगह, दूसरे लिम्फ नोड्स में, और लिम्फ नोड से होते हुए किसी दूसरे ऑर्गन में, वी कॉल इट मेटास्टेसिस। तो नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स पहुंच जाते हैं वहां पर, उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। कई सारे रूट है, लिम्फेटिक रूट इज वन ऑफ देम। सो अगर आपको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स क्योंकि ड्रेनेज है एनलार्जमेंट मिला, तो फिर हम ब्रेस्ट कैंसर हमें इन्वेस्टिगेट करना ही करना है कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। हो सकता है सिंपल एक्सिलरी एब्सेस का केस हो सकता है सिंपल स्किन इन्फेक्शन का केस हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हो। सो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट जब भी कभी हमें एनलार्ज एक्सिलरी लिम्फ नोड मिलता है। दूसरी चीज, अगर एनलार्ज एक्सिलरी लिम्फ नोड नहीं मिला, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट नहीं है। तो क्लियर है ना, क्योंकि सिर्फ एक्जिला में मेजर पोर्शन जाता है, बट माइनर पोर्शन अदर एरियाज में भी जाता है ब्रेस्ट से, ठीक है। क्योंकि देखो ब्रेस्ट में लंप लेकर के, ट्यूमर लेके कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है, देन वो हो सकता है कि बेनाइन ट्यूमर हो, सिर्फ सिंपल ट्यूमर है, उसको हमने एक्सरसाइज कर दिया, काम खत्म, बट इट कैन बी मैलिग्नेंट, वो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट ना होना, दिस इज नो गारंटी कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। वी हैव टू लुक फॉर अदर लिम्फ नोड्स ऑल्सो। इंफ्राक्लेविकुलर इन्वॉल्व हो सकते हैं, सुप्राक्लेविकुलर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंफ्राक्लेविकुलर में याद है डायरेक्ट जा रहा था, सुप्राक्लेविकुलर में जा सकता है, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इवन एब्डोमिनल कैविटी के लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं माइनर केसेस में। पढ़ा होगा आपने, प्लेक्सस ऑफ सैपी जो होता है, सब एरियोल प्लेक्सस वो ड्रेन करता है, एब्डोमिनल वॉल के लिम्फेटिक्स लिम्फ नोड्स की तरफ भी जाता है। सो ये दोनों तरह का सिनेरियो हो सकता है, मतलब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एनलार्ज मिले, यू हैव टू हैव बेल्स रिंगिंग इन योर माइंड कि हमें ब्रेस्ट कैंसर इन्वेस्टिगेट करना है। दिस मे बी केस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। और अगर एनलार्ज नहीं है एक्सिलरी, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं है ब्रेस्ट कैंसर। हमें अदर लिम्फ नोड जो मोस्ट प्रोबेबल है उनको चेक करना पड़ेगा कि वो ट्यूमर बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। उसके लिए कुछ एमसीक्यूज हैं, सिंपल से हैं, कुछ अभी की क्लास से, कुछ पहले की क्लास से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट अ कंटेंट ऑफ द एक्सिला? एक्सिलरी वेसल्स, रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी टेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड इंटरकोस्ट ऑफ ब्रेकियल नर्व। या सेकंड रूट्स जो है, हाँ अभी हालांकि आपने पढ़ा नहीं है, रूट्स नेक में होते हैं, सर्वाइकल रीजन में। Select the incorrect statement about the axillary artery. It extends from outer border of first rib to the lower border of teres major muscle. It is divided into 3 parts by pec minor. It usually gives rise to 5 branches. It is the key structure of the axilla. थर्ड Third वाला ठीक सर। है, 5 नहीं 6 ब्रांचेस होती हैं, Yes, sir. ठीक है। 6 मैं बहुत सिंपल वाले लाया हूँ क्योंकि पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं, और फिर आप अच्छे वाले एमसीक्यूज भी करिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सिलरी वेन। भाई फराज का माइक फिर ऑन हो गया, यानी हाँ एक्सिलरी वेन के बारे में इनकरेक्ट बताना है। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन वेन, लाइज मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी, लाइज आउटसाइड द एक्सिलरी शीथ, इट रिसीव्स वीनस कॉमिटेंटिस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। थर्ड, इसमें कई सारे आपने पढ़े भी नहीं है, खैर मतलब क्लास अच्छे से नहीं हो पाई थी। यानी हाँ फर्स्ट इज आंसर, सबक्लेवियन वेन का कंटिन्यूएशन नहीं होता है। आर्टरी का डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है, सबक्लेवियन वेन का कंटिन्यूएशन होगा एक्सिलरी आर्टरी, बट सबक्लेवियन वेन का कंटिन्यूएशन एक्सिलरी वेन नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा, एक्सिलरी वेन का कंटिन्यूएशन सबक्लेवियन वेन होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड से हम कंटिन्यूएशन मानते हैं।
अगर इसको हम लिखना चाहें एक्सिलरी वेन इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ, तो हम यहां लिखेंगे बेसिलिक वेन। एक होती है वेन आर्म में बेसिलिक वेन, उसका कॉन्टिन्यूएशन है एक्सिलरी वेन, और एक्सिलरी वेन का कॉन्टिन्यूएशन है सबक्लेवियन वेन, नॉट वाइस वर्सा। गेटिंग द पॉइंट? एक्सिलरी वेन यस सर। इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बेसिलिक वेन। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्सिलरी वेन इज नॉट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन वेन, एक्सिलरी वेन इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बेसिलिक वेन। या फिर हम एक्सिलरी यहां से हटा दें, हम अगर ये लिखेंगे सबक्लेवियन वेन किसका कॉन्टिन्यूएशन है, सबक्लेवियन डैश इसको, बेसिलिक वेन का, ठीक है, एक्सिलरी वेन। हाँ बेसिलिक वेन का कॉन्टिन्यूएशन एक्सिलरी वेन है, और एक्सिलरी वेन का कॉन्टिन्यूएशन सबक्लेवियन वेन है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। बाकी स्टेटमेंट आप देख लें, इट लाइज मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी, बिल्कुल सही है। इट लाइज आउटसाइड द एक्सिलरी शीथ, वेन ज्यादातर शीथ जो बॉडी में होती है उससे बाहर लाई करता है, बिकॉज इट नीड्स स्पेस टू एक्सपैंड ड्यूरिंग वीनस रिटर्न। आर्टरी नर्व अक्सर शीथ में एनक्लोज होती है, वेन बाहर। और फोर्थ भी सही है, वेनी कॉमिटेंटिस वेन्स होती हैं जो अक्सर डीप आर्टरी के साथ ट्रैवल करती हैं, जैसे ब्रेकियल आर्टरी डीप आर्टरी, उसके साथ 2 या 3 वेनी कॉमिटेंटिस होंगी, और फाइनली वो भी नेक्स्ट वेन में ड्रेन कर जाती है, जैसे कि एक्सिलरी वेन में ड्रेन कर जाएंगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, सिर्फ पहला वाला रॉन्ग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी आप लोग पढ़िए, मेरे ख्याल से टाइम भी ओवर हो गया है। सो सर हाँ बोलो। सर बेसिलिक वेन आर्म में होती है? हाँ बेसिलिक वेन आर्म में होती है। बेसिलिक वेन एंड सेफेलिक वेन, ये दोनों वेन आर्म में मिलती हैं, और इसके बारे में जब आप आर्म में पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ लेंगे, बेसिलिक वेन एंड द सेफेलिक वेन। बेसिलिक ओके वेन, सर। सर हाँ बोलो। जो ये सेंटिनल लिम्फ नोड्स थे, ये हाँ सर ग्रुप 1 लिम्फ नोड्स के ही थे, ये अलग से तो थे नहीं कोई? हाँ बिल्कुल, ग्रुप 1 लिम्फ नोड्स के ही थे, और ये हर उसमें अलग अलग होंगे, मतलब हर बॉडी पार्ट के लिए होंगे, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर वो आएंगे वहां पर उसको पढ़ लिया जाएगा। सर आपने कहा था सर हम इनको डिफरेंट नेम कब देंगे सर? जैसे सेंटिनल लिम्फ नोड्स, इसको इनको कब कहेंगे? हर जगह हर ऑर्गन के केस में जहां भी कहीं इन्वॉल्वमेंट हो वहां पर सेंटिनल लिम्फ नोड हो सकता है। सेंटिनल लिम्फ नोड उस एरिया के लिए कोई ना कोई होगा, कहीं पर नाम होगा, कहीं पर नाम नहीं भी होगा, बट सेंटिनल लिम्फ नोड वो पहला लिम्फ नोड है जहां पर कि उस पर्टिकुलर एरिया का ड्रेनेज सबसे पहले पहुंचता है, दैट इज द सेंटिनल लिम्फ नोड। मतलब सब जहाँ पे मेलिग्नेंसी सबसे पहले होगी उसको हम बोलेंगे। या ओके सर। ओके, सर एक्सिलरी टेल का सर एंटीरियर वाले में होता है कि सर पोस्टीरियर वाले में? पोस्टीरियर वाले में। एक्सिलरी टेल एंटीरियर वाले के पास वो प्रेजेंट है, तो उसके प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से जब उसके अंदर कैंसर सेल्स हैं तो एक मिसकंसेप्शन हो सकता है कि एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड एनलार्ज है, क्योंकि उसकी लोकेशन वहां पे है, लेकिन ड्रेनेज वहां नहीं है, ड्रेनेज पोस्टीरियर में जाता है, ठीक है। सर लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट है एंटीरियर वाले के हाँ साथ। हाँ, उसके पास में प्रेजेंट है, तो जब भी कभी वो एनलार्ज होगा तो हमें लग सकता है कि अब बाहर से तो हम देख नहीं पा रहे, हमें तो बाहर से स्वेलिंग दिख रही है, स्वेलिंग फील हो रही है एग्जामिनेशन में, तो हमें लग सकता है कि ये एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड एनलार्ज है, लेकिन हो सकता है वो एनलार्जमेंट एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस की वजह से हो। एनलार्जमेंट का मिसकंसेप्शन क्लोज प्रेजेंस की वजह से है, और लिम्फेटिक्स जहां ले जाएंगे वहां ड्रेनेज जाएगा, उसके लिम्फेटिक्स पोस्टीरियर वाले में लेके जा रहे हैं ड्रेनेज, लिम्फेटिक वेसल्स, तो वहां ड्रेनेज जा रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में सेंटिनल लिम्फ नोड केवल वही तो होंगी जिसमें हम रेडियोएक्टिव सबसे डालें, सबसे पहले जो है उनके हमें डिटेक्शन हो जाए, वो सेंटिनल हाँ लिम्फ नोड। वो सेंटिनल होंगे। जैसे ठीक कि है। एंटीरियर ग्रुप भी है ना, एंटीरियर ग्रुप में 5-6 लिम्फ नोड मान लो है, लेकिन एक उनमें से होगा जो उस पर्टिकुलर एरिया में ट्यूमर हुआ है उसके लिए पहला होगा, हो सकता है अदर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट के लिए वो पहला ना हो, दूसरा वाला पहला हो, ठीक है। तो हर बॉडी पार्ट पे कहीं भी ट्यूमर होगा तो एक कोई सेंटिनल लिम्फ नोड उस ट्यूमर के लिए होगा, वो अक्सर हमें देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, उसके लिए उतनी एनाटॉमी याद नहीं कर सकते आप, ना उतना क्लियर पता भी होता है पहले से, वो वहीं चेक करना पड़ता है, कई बार ऑन टेबल भी। ओके ठीक है सर। चलो ठीक है, थैंक यू। Okay, you can leave the class, join another class. Thank you all.